हेलो एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब हमारी जो मॉक टेस्ट है उसकी स्ट्रेटजी, मतलब कि मॉक टेस्ट हम किस तरह से दें, कहाँ से दें, कैसे टाइम सेव करें मॉक टेस्ट में और कैसे अपना स्कोर इंक्रीज़ करें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट किस प्लेटफॉर्म से देना चाहिए, कौन सा ऐप बेस्ट है। तो इसका आंसर है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो अपने जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके मॉक को ख़त्म कर देना है। उसके बाद ही आप जो ऐप के जो मॉक होते हैं उसको स्टार्ट करना है, और जो आप प्रीवियस ईयर मॉक दे रहे होंगे उसको भी आपको ऐप से ही देना है, ताकि आपको पता चले कि कौन से सेक्शन में आपको कितना टाइम लग रहा है और आपका कौन सा सेक्शन वीक है। अब बात आती है कि हम जब मॉक दे रहे हैं तो हमको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब कि जैसे हम रीजनिंग से स्टार्ट करें, इंग्लिश से स्टार्ट करें, जीएस से स्टार्ट करें, किस सीक्वेंस में हमको मॉक टेस्ट देना चाहिए जिससे कि हमारे जो मार्क्स हैं वो भी ज़्यादा आए, टाइम बचे। इसके लिए आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा सेक्शन इजी लगता है। मतलब इसका कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि आप इस सीक्वेंस में देंगे तो आपका टाइम सेव होएगा, ये पर्सन टू पर्सन वेराई करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप प्रीवियस ईयर मॉक दे रहे होंगे तो आपको अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग सीक्वेंस में मॉक लगाकर देखना चाहिए। जैसे कि एक मॉक में आपने रीजनिंग से स्टार्ट किया, फिर जीएस किया, फिर इंग्लिश किया। ऐसे आपको सीक्वेंस आप अपना देख लेना है कि किस सीक्वेंस में करने से आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो रहा है, और एक बात, जो भी सेक्शन आपको सबसे इजी लग रहा है उसको आप पहले अटेम्प्ट करें। इससे आपका जो टाइम है वो बहुत सेव होता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको इंग्लिश से ही स्टार्ट करना है। मैं जो टेस्ट लगाती हूँ उसमें मैं सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करती हूँ, फिर जीएस का, फिर रीजनिंग का। पर आपको मेरी तरह फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से अपना सीक्वेंस फाइंड करना पड़ेगा कि किस सीक्वेंस में आपको जो अपने टेस्ट है वो अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन आता है कि हमको किस सेक्शन में कितना टाइम देना चाहिए। तो इसमें भी ऐसा है कि पर्सन टू पर्सन ये भी वेराई करेगा कि किसी का इंग्लिश 40 मिनट्स में बन जाएगा, 50 मिनट्स में बन जाएगा। तो इसके लिए जो टाइमिंग है वो आप एवरेज देख सकते हैं कि इंग्लिश का सेक्शन आपको लगभग 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि आपका 50 मिनट में इंग्लिश का सेक्शन हो जाए। उसके बाद आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है, रीजनिंग के सेक्शन में आपको लगभग 50 मिनट्स लगने चाहिए। फिर बचे हमारे 20 मिनट्स में आपका जीएस का सेक्शन, एंड जो भी आपके मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन होंगे, मतलब जैसे इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन को आपने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा होगा, या फिर रीजनिंग में जो कि बिल्कुल भी नहीं बन रहे होंगे उस टाइम पे, तो उसको भी आप इस 20 मिनट्स में रीचेक कर सकते हैं और उसको भी आप बना सकते हैं। मॉक के टाइम पे आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि आपको जो क्वेश्चन में डाउट हो रहा है उसको आप अगर टिक भी कर रहे हैं तब भी आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके रखिए। इससे आपके पास अगर मॉक में लास्ट में टाइम बच रहा है तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि हमको कई क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में डाउट होता है, बट हम उसको अटेम्प्ट तो कर लेते हैं, तब भी हमारे मन में डाउट होता है, और कई बार रीचेक करने से हमारे जो 2 ऑप्शन में डाउट होता है तो पहला जो हमने टिक किया होता है वो गलत हो जाता है और सेकंड वाला सही होता है, और ये बात हमको रीचेक करने पे पता चलती है जब हमारा मॉक सबमिट हो जाता है। तो आप एक काम कर लीजिए कि पहले से ही ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन को मार्क फॉर
जिससे कि अगर आपका मॉक के टाइम पे, मतलब जब आप जीएस का सेक्शन आपका ख़त्म हो जा रहा है, मतलब वो 20 मिनट के अंदर हो जा रहा है, मतलब 10-12 मिनट में हो जा रहा है, तो बाकी जो बचा टाइम है उसमें आप इन जो डाउट वाले क्वेश्चंस हैं उसको आप रिविजिट कर सके, इससे कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हम रिविजिट करते हैं क्वेश्चन को तो हमको सही आंसर समझ में आ जाता है। तो आपको जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसको तो आपको मतलब एक बार ही देखना है, पर जो क्वेश्चन में डाउट है उसको आपको मार्क फॉर रिव्यू करके ज़रूर रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट में हमको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना अटेम्प्ट सेफ होगा हमारे जो कट ऑफ मार्क्स क्लियर करने के लिए। आपको क्या करना है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पे सब पहले ध्यान देना है। पहले जब आप मॉक दे रहे होंगे तो आपको अभी अटेम्प्ट इंक्रीज नहीं करना है, पहले आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। आपकी 80 to 85 अगर एक्यूरेसी आ रही है तो आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं कि आप अपने अटेम्प्ट इंक्रीज कर सकते हैं। पर अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आप अभी अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, अपने जो कंसेप्ट है उस पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। जो भी आपका वीक सेक्शन है उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ज़्यादा आपको अटेम्प्ट, अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो आपको एकाएक अपना अटेम्प्ट नहीं बढ़ाना है, अभी आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक डाउट आता है कि हमको कितने मार्क्स लगाने चाहिए जिससे कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि मॉक तो वो लगा लेते हैं 1 से 2 से 3 एक दिन में लगा लेते हैं, बट वो गलती क्या करते हैं, वो एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि एनालाइज में बहुत टाइम लगता है। या फिर वो क्या करते हैं, एनालाइज भी कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ अपने जो क्वेश्चन उन्होंने गलत किया है उसको वो देख लेते हैं वहीं से, और उस पर कोई इम्प्रूव नहीं करते, ना ही उसको कहीं कॉपी में लिखते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। एनालाइज का सही तरीका है, आपको जितने भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो सारे क्वेश्चन को आपको रिविजिट, मतलब कि पूरे क्वेश्चन को आपको फिर से सॉल्व करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कई क्वेश्चन डाउट वाले होते हैं और उसको जब आप टिक कर देते हैं तो वो कई बार सही हो जाते हैं, और अगर आप इस तरह से एनालाइज कर रहे हैं कि आपके जो गलत क्वेश्चन है उसको बस आप देख रहे हैं, तो वो क्वेश्चन अगर डाउट वाला क्वेश्चन है और वो आपका सही हो जाता है तो आप उसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ जो गलत क्वेश्चन है उसको एनालाइज कर रहे होते हैं और जो क्वेश्चन छूटे हैं उसको बस एनालाइज कर रहे होते हैं। तो आपको एनालाइज के समय आपको पूरा क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन को फिर से देखना है, और आपको देखना है कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसमें आप पूरी तरह से उस जो मार्क किया है उस क्वेश्चन में श्योर थे या नहीं। अगर आपको डाउट था और वो क्वेश्चन गलती से आपसे सही हो गया है तो आपको उसको अच्छे से जो आप रॉन्ग क्वेश्चन को जिस कॉपी में लिखते हैं उस कॉपी में उस क्वेश्चंस को भी लिख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको आते हुए भी आपको डाउट हो रहा है। तो आपको और एक और बात, आपको एनालाइज के लिए कॉपी बना लेनी चाहिए और जितने भी क्वेश्चन एरर हो रहे हैं उसको आप उसमें लिखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि वो क्वेश्चन फिर से किसी टेस्ट में आए तो आप उसमें फिर से वही गलती ना दोहराए। अब आपको मॉक अटेम्प्ट करने के बाद क्या करना है, जितने भी जितना भी सेक्शन में आपका मार्क्स आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है, इसके लिए आपको अलग से कॉपी बनानी है और उसमें आपको लिखना है कि आपको कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि जब वो सिर्फ ऐप में रहता है तो हम उतने अच्छे से
ध्यान नहीं दे पाते, अगर आप कॉपी में लिख लेंगे तो बार बार आप उसको देख पाएंगे कि आपको किस किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपने कितना एक्सपेक्ट किया है कि उस सेक्शन में कितने मार्क्स आने चाहिए। तो इस तरह से आप कॉलम बना के लिख सकते हैं। आप एक साइड आप अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स लिख सकते हैं और आपके जो मॉक में है वो कितने मार्क्स आ रहे हैं उसको लिख सकते हैं, एंड आपका जो एक्सपेक्टेड टाइम है उसको भी लिख सकते हैं। इससे कि आप धीरे धीरे अपने माइंडसेट बनते जाएगा कि हमारा कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके मॉक एनालाइज है उसके लिए आप अलग कॉपी बना सकते हैं, जिससे कि आप अपडेटेड रहेंगे कि आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो आ रहा है कि नहीं, आपका टाइमिंग में इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं, आपका जो टोटल मार्क्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं। और आप उसमें अटेम्प्ट भी लिख सकते हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए, एक्यूरेसी कितनी आई। तो इससे आपका क्या होगा कि आपको अच्छे पता रहेगा कि आपको इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं और कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। सैंपल के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इस तरह से आप अपना मॉक एनालाइज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि हमारे जो एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकते हैं। सो इसके रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, बट एसएससी सीजीएल और एमटीएस की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एमटीएस के एग्ज़ाम है वो नवंबर तक चलने वाले हैं। तो हो सकता है कि हमारे एग्ज़ाम नवंबर के मिड में हो सकते हैं। अभी कुछ दिन में जो डेट है वो भी अनाउंस हो जाएगी, फिर हमको कंफर्म हो जाएगी कि हमारे एग्ज़ाम कब तक होंगे।